आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संसवानी वंश के बारे में। संसवानी वंश। अब आप लोग समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम अर्थात शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की। इससे संबंधित सबसे पहले हम देखते हैं कि इस संसवानी वंश की स्थापना किसने की। संसवानी वंश का स्थापना करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो आपको याद होगा कि एक अरब क्षेत्र में था गजनी। अरब क्षेत्र में स्थान था गजनी और इस गजनी का शासक था गजनवी। पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा था गजनी का एक महत्वपूर्ण शासक था गजनवी। वही गजनवी जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और हर बार ये सफलता प्राप्त किया और धन लूट के मध्य एशिया में जो इसकी शासन सत्ता थी उसको मजबूत बनाने के लिए जो भी धन भारत से लूटता था उसको ले जाके वहां मध्य एशिया में अपनी शासन सत्ता को मजबूत करता था। जब गजनवी की मृत्यु होती है तो इसके उत्तराधिकारी उतने शक्तिशाली नहीं होते हैं। इसके जितने भी उत्तराधिकारी हुए वो उतने शक्तिशाली नहीं हुए जितना गजनवी ने साम्राज्य को मजबूत करने की कोशिश की। और इसी गजनी प्रदेश में अब चूंकि इसके उत्तराधिकारी उतने मजबूत नहीं हुए तो जाहिर सी बात है कि किसी साम्राज्य का अगर पतन होता है तो एक नए साम्राज्य का उदय होता है। तो गजनी में जो इसके उत्तराधिकारी थे कमजोर थे तो धीरे धीरे साम्राज्य टूटने लगा और इसी गजनी में एक स्थान था गोर प्रदेश। इस गोर प्रदेश में जो है एक नया राजवंश उदय होता है। एक छोटे से राजवंश के रूप में एक नया राजवंश उदय होता है जिसे हम कहते हैं संसवानी वंश। इसका उदय किसने किया या इस वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन हसन ने इस वंश की स्थापना की। हमें यहां से ये नहीं देखना है कि कुतुबुद्दीन हसन ने स्थापना की इसके बाद कितने राजा हुए, क्योंकि भाई राज्य साम्राज्य की स्थापना होगी तो बाद में राजा होंगे और उनका आपस में जो साम्राज्य का विभाजन भी होगा उसको हमें नहीं पढ़ना। हमें केवल ये पढ़ना है क्योंकि यहाँ से पेपर में प्रश्न निकलता नहीं। हमें केवल ये देखना है कि जो इसका एक शक्तिशाली शासक बाद में होता है, इन्हीं आने वाली पीढ़ियों से एक शक्तिशाली शासक होता है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम अर्थात शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। हम आज की क्लास में इससे संबंधित जो बेसिक चीजें हैं पेपर में प्रश्न निकल के आता है हम लोग उसको देखने की कोशिश करते हैं कि कहां से इस पेपर में प्रश्न बनते हैं। हम एक चीज और आपको बता दें कि इस गोर प्रदेश पर जो गजनी ने आक्रमण किया था, गोर प्रदेश गजनी के अधीनस्थ था। जब ये गोर प्रदेश पर गजनी आक्रमण करता है तो इस पर गजनी का जो गोर प्रदेश है यहाँ के जितने भी निवासी थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्मावलंबी थे। अब गजनवी इस पर आक्रमण करता है, इस गोर प्रदेश को गजनवी आक्रमण करता है और जीत जाता है। गजनवी जब जीत जाता है तो यहाँ के सभी निवासियों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करता है। पहले ये गोर प्रदेश जहाँ का मोहम्मद गोरी रहने वाला था उस प्रदेश के निवासी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, लेकिन जब गजनवी इस प्रदेश को जीत लेता है तो उसने यहाँ के समस्त जो निवासी थे उनको इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर देता है। ये अब हमें ये देखना है कि मोहम्मद गोरी जो था ये भारत पर क्यों आक्रमण किया। जैसे हमने देखा था कि इस मोहम्मद गोरी से भी पहले कई लोगों ने आक्रमण किया। जैसे हम इसी गजनवी को ही देख लेते हैं। गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, मोहम्मद गोरी ने भी भारत पर आक्रमण किया, लेकिन इन दोनों के आक्रमणों में महत्वपूर्ण अंतर था। अंतर क्या था? जहां गजनवी ये चाहता था कि केवल धन लूट के जो यहाँ की संपदा है उसको लूट के हम मध्य एशिया चले और अपने साम्राज्य को मजबूत करें, उसके बिल्कुल उल्टा मोहम्मद गोरी क्या चाहता था कि हमें भारत पर अपनी शासन सत्ता स्थापित करना है। हमारी जहां शासन सत्ता है वो तो है ही, लेकिन हमें भारत में भी अपनी शासन सत्ता स्थापित करना है। गजनवी क्या चाहता था कि केवल धन हमको मिल जाए हम चले जाएंगे मध्य एशिया,
लेकिन गोरी की क्या चाहत थी? मोहम्मद गोरी ने कहा कि भाई हम लूटपाट करके नहीं जाएंगे, हमें यहीं पर शासन सत्ता भी स्थापित करना है। इन सब चीजों से सोचते हुए मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहला आक्रमण इसने यहाँ किया 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण होता है 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कर दिया। किधर किया? मुल्तान पर। मुल्तान कहाँ है? ये पाकिस्तान वाले एरिया में मुल्तान अवस्थित है। मुल्तान पर ही क्यों हुआ? सबसे पहले हम देखते हैं कि मुल्तान पर ही आखिर क्या ऐसा कारण था कि इसने पहला आक्रमण मुल्तान क्षेत्र पर ही किया। उस समय जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आते थे उनके लिए एक रास्ता था। कौन? गोमल दर्रा। गोमल दर्रे से होके ये लोग किधर जाते थे? ये डेरा इस्माइल होते हुए, डेरा इस्माइल होते हुए सीधे सिंध में आते थे, सिंध क्षेत्र में प्रवेश करते थे। अब देखिए, ये गोमल दर्रा को पकड़ के डेरा इस्माइल होते हुए सिंध क्षेत्र में आ गए। सिंध क्षेत्र अर्थात पाकिस्तान वाला एरिया। अब मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई तो 1175 ईस्वी में सबसे पहले इसने मुल्तान क्षेत्र पर आक्रमण किया। रास्ता कौन सा था? वही जैसे आजकल कहीं भी जाना होता है कि हाईवे एक्सप्रेसवे है, उसी तरीके से हम कह सकते हैं उस समय के लिए यह मार्ग था कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी आएगा तो इसी मार्ग से, अधिकांशतः जो विदेशी आए हैं सब इसी रास्ते से जो है भारत पर आक्रमण किए। मोहम्मद गोरी भी आता है और इस रास्ते पर सामने सिंध क्षेत्र खड़ा है। इसी सिंध में मुल्तान प्रांत पर यह सबसे पहली बार मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है। इसने 1175 ईस्वी में जब मुल्तान क्षेत्र पर आक्रमण किया तो ये वहां पर जीत जाता है। मुल्तान की विजय से ये इतना उत्साहित होता है, इसने सोचा कि हमने तो अभी एक भारत के बाह्य भाग पर ही आक्रमण किया, अगर हम ऐसे ही कोशिश करेंगे भारत के आंतरिक भाग पर भी हम आक्रमण कर सकते हैं और उसको जीत सकते हैं। पहली संजीवनी उसको मिल चुकी थी, पहला ही आक्रमण ये सफलता का स्वाद चख चुका था। पहली सफलता से इतना उत्साहित हुआ कि ये भारत के आंतरिक भाग पर भी आक्रमण करने की योजना बनाना शुरू कर दिया। अब ये मुल्तान विजय के बाद सोचा कि चलिए हम भारत के आंतरिक भाग पर हमला करते हैं, लेकिन इसे ये नहीं मालूम था कि आगे कितने शक्तिशाली सम्राट बैठे हो। इसने क्या किया कि अगला आक्रमण इसने 1178 ईस्वी में किया। किस क्षेत्र में? गुजरात क्षेत्र में इसने आक्रमण कर दिया। गुजरात क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। उस समय गुजरात क्षेत्र पर चालुक्य वंशी मूलराज द्वितीय शासन सत्ता चला रहा था। मूलराज द्वितीय की शासन सत्ता चल रही थी। मोहम्मद गोरी ने कहा कि इसी के ऊपर पहले आक्रमण करते हैं। जब यह सूचना मिलती है मूलराज द्वितीय को कि मोहम्मद गोरी हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, ये भड़क जाता है। कहता है कि मोहम्मद गोरी को सबक सिखाना अनिवार्य है, क्योंकि इसका हौसला जो है मुल्तान विजय के बाद बढ़ गया है। इसके हौसले को रोकना अति आवश्यक है। मूलराज द्वितीय ने क्या कहा कि हम युद्ध क्षेत्र में जाएंगे, मोहम्मद गोरी का हम सामना करेंगे। लेकिन इसका भाई था भीम द्वितीय। भीम द्वितीय, और सबसे अच्छी क्या थी बात, क्या यहां थी कि इसकी मां है, एक साहसी महिला है। उसका साहसी महिला नाम क्या था? नायिका देवी। इसने कहा कि हम भी युद्ध क्षेत्र में चलेंगे और देखते हैं मोहम्मद गोरी कितना शक्तिशाली है कि वो हमारे चालुक्य वंशी साम्राज्य पर शासन करने की हिम्मत कैसे कर लिया। हम युद्ध क्षेत्र में चलेंगे। अब चूंकि मूलराज द्वितीय पहले से चाह रहा था कि हम युद्ध क्षेत्र में जाएं, लेकिन लोगों के समझाने पर जो इसके मंत्रिमंडल थी उसने कहा कि आप महाराज हैं, आप जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। इसने क्या किया? कहा ठीक है, अगर हम नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मोहम्मद गोरी को पराजित करके ही लौटना है। अब सेना का नेतृत्व इसका भाई भीम द्वितीय और इसकी साहसी मां नायिका देवी के हाथों में आता है। मोहम्मद गोरी और चालुक्य वंशी शासक भीम द्वितीय के बीच कायद्रा नामक, ये कायद्रा कहाँ है? आबू पर्वत के निकट, आबू पर्वत के निकट कायद्रा नामक स्थान पर भीषण संघर्ष होता है और इस संघर्ष में मूलराज द्वितीय विजयी होता है। और कौन हारता है? मोहम्मद गोरी की पराजय हो गई। यहां से पेपर में क्या पूछता है कि मोहम्मद गोरी की भारत में जो प्रथम पराजय थी उस किस राजा ने उसका पराजय किया था या उसको पराजित किया था? तो राजा कौन था? मूलराज द्वितीय। हम लोग
कंफ्यूज कहाँ होते हैं हम लोग, ये देखते हैं पराजित किसने किया था, भीमद्वितीय ने किया था। लेकिन वहां क्या पूछ रहा है कि कौन सा राजा था, तो राजा कौन है, मूलराज द्वितीय है। ये तो इसका सेनापति है, उसका भाई और साथ में सेनापति भी है। तो सेनापति की अगर बात करेगा तो भीमद्वितीय, अगर राजा की बात करता है तो मूलराज द्वितीय। भारतीय क्षेत्र में पहली पराजय, मोहम्मद गोरी की पहली पराजय ये चालुक्य वंशी शासक मूलराज द्वितीय के द्वारा कहद्रा नामक स्थान पर हुई। एक चीज यहां से हमें और देखना है, मोहम्मद गोरी जब युद्ध क्षेत्र में ये देखता है कि हमारी पराजय सुनिश्चित है, ये इतना चतुर आदमी तक भागने में पूरा उस्ताद था, भागने में माहिर था। जब इसने देखा कि हमारी और मूलराज द्वितीय की जो सेना आमने सामने है उसमें हमारा पड़ा कमजोर है, ये भाग जाता है। इस प्रकार से भारत में मोहम्मद गोरी की प्रथम पराजय या किसी भारतीय नरेश द्वारा मोहम्मद गोरी को पराजित करने का पहला उदाहरण यह है। मोहम्मद गोरी पुनः भारत आता है। ये वहां से मैदान छोड़ के जब भागा था कहद्रा से तो गजनी चला गया, लेकिन ये पुनः आता है और पंजाब क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। अब जब पंजाब क्षेत्र पर अधिकार हो गया तो इधर दिल्ली का शासक कौन, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा भी इसको कहते हैं, राय पिथौरा भी कहते हैं। इसी को हम लोग चर्चित नाम से जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान। यहां से पेपर में कई बार प्रश्न पूछा है कि जो ये पृथ्वीराज चौहान था, ये पृथ्वीराज प्रथम था या द्वितीय था या तृतीय था, तो ये पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज तृतीय था। इसका एक नाम राय पिथौरा भी था। अब इसकी सीमा और मोहम्मद गोरी की सीमा आपस में टकराना शुरू करती हैं। दोनों महत्वाकांक्षी शासक, पृथ्वीराज चौहान भी महत्वाकांक्षी, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और साथ में मोहम्मद गोरी गजनी प्रदेश से चलाया था अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। अब दोनों महत्वाकांक्षी शासकों की सीमा जो है एक दूसरे को छूना शुरू करती है। अब इनके बीच युद्ध असंभावी हो गया कि अभी होके ही रहेगा। इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। ये होता कहां है, तो तराइन था भटिंडा के निकट, भटिंडा के निकट तराइन था। तराइन में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की दोनों सेनाएं आमने सामने आके डट जाती है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की तरफ से जितने भी राजपूत शासक थे सभी ने पृथ्वीराज चौहान का सहायता किया, केवल जयचंद को छोड़ दिया जाए। जैसे कि उसके बारे में आप लोग जानते हैं कि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की उतनी आपस में जमती नहीं थी। क्या कारण था, उससे संबंधित पेपर में प्रश्न निकल के नहीं आता, इसलिए हम उस पर चर्चा करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन इस युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में, सभी राजपूत राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान की सहायता की। मोहम्मद गोरी पुनः पराजित होता है और मोहम्मद गोरी को जब यह लगता है कि हम सेना सहित मारे जाएंगे, यह पुनः भाग गया। यह इतना चतुर व्यक्ति था कि भागने में एक नंबर। जब इसको यह लगता था कि परिस्थितियां हमारे बिल्कुल विपरीत हैं तो यह मैदान छोड़ के भाग जाता था। इस प्रकार से तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में फैसला आता है। पृथ्वीराज चौहान देखता है कि मोहम्मद गोरी भाग रहा है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय और राय पिथौरा जो सब एक ही नाम है, उसने कहा हम भागते हुए दुश्मन पर कभी हमला नहीं करते। अब पृथ्वीराज चौहान ने तो छोड़ दिया मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी पुनः भाग जाता है गजनी। गजनी जाता है तो ये इस चिंता में होता है कि हमारी भारत में दूसरी पराजय हो गई, अब हमें किसी भी तरीके से भारत पर पुनः आक्रमण करना और विजय प्राप्त करना है। उसने इस सोच में खाना पीना छोड़ दिया, लेकिन उसने योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सार्थक प्रयास करना शुरू कर दिया। इधर भारत में क्या था, पृथ्वीराज चौहान फूल के घूम रहा है, हमने तो बड़े बड़े राजाओं को पराजित किया, बेशक मोहम्मद गोरी भाग गया, अगर दोबारा वापिस आएगा तब भी हम उसको पराजित ही कर देंगे, कोई बड़ी कहानी नहीं है। और उधर मोहम्मद गोरी तैयारी कर रहा था भारत पर पुनः आक्रमण करने की। मोहम्मद गोरी पुनः भारत आता है
और उसने कहा कि हम सबसे पहले जो है इस पृथ्वीराज चौहान को ही हराएंगे। जबकि इसके सलाहकारों ने सलाह दिया कि महाराज ऐसा करिए कि हम छोटे छोटे प्रांतों को जीतते हैं जो कमजोर प्रांत है और एक मजबूत शासन सत्ता स्थापित कर लेंगे, तो उसके बाद हम पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देंगे। लेकिन मोहम्मद गौरी ने कहा हमसे सबसे पहले हमें पृथ्वीराज चौहान को पराजित करना है, और वो भी पराजित कहाँ करना है, हम उसी स्थान पर पराजित करेंगे। इसका आत्मविश्वास देखिए, कहता है कि हम उसी स्थान पर पराजित करेंगे जिस स्थान पर इसने हमको हराया था। अब ये आके पुनः तराइन के मैदान में आके डट जाता है, तराइन के मैदान में आके डट गया और इसने एक संदेशा भिजवा दिया पृथ्वीराज चौहान के पास। इसने संदेशा भिजवाया, जब तराइन के मैदान में आके डटता है तो इसने संदेशा भिजवाया और कहा कि जाके कह दो पृथ्वीराज चौहान से कि आके हमारी अधीनता स्वीकार कर ले, अन्यथा बहुत ही भीषण संघर्ष होगा। पृथ्वीराज चौहान के पास जब संदेशा पहुंचता है तो पृथ्वीराज चौहान सबसे बड़े शक्तिशाली हैं, हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि मोहम्मद गौरी की इतनी हिम्मत, मोहम्मद गौरी की इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमसे कह रहा है कि आके जो है आत्मसमर्पण करिए या हमारी अधीनता स्वीकार करिए। पिछली मार को भूल गया, पिछला जो पराजय भी 1 वर्ष पहले ही हमने उसको पराजित किया था, उसको भूल गया क्या? मोहम्मद गौरी ने कहा कुछ भी हो, पिछला मामला पिछला था, 1 वर्ष का मामला है। अब आप अगर हमारी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं तो हम आपको पराजित करेंगे, आपका संपूर्ण साम्राज्य अपने कब्जे में ले लेंगे। मोहम्मद गौरी क्या था, पहले से जो योजनाएं बना के आया था, इधर पृथ्वीराज चौहान ने कोई योजना नहीं बनाई। उसको यह लगा कि हम सबसे शक्तिशाली हैं, और मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि उस समय के जो प्रमुख सेनापति इसके थे उसको भी साथ में लाया। किसको लाया? मोहम्मद गौरी ने लेके आया ताजुद्दीन एल्दौज, नसीरुद्दीन कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इसके प्रमुख सेनापति इस तराइन के मैदान में इसके साथ थे। अब दोनों के बीच युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में क्या था कि जो पृथ्वीराज चौहान था, अभी तक तराइन के पहले युद्ध में राजपूत राजा इसके साथ थे, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या हुआ कि जो राजपूत राजा थे वो भी इसके साथ नहीं थे। इस तरीके से तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है, पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है, इसको पकड़ लिया जाता है। इसके मृत्यु से संबंधित कई कहानियां चर्चित हैं, यहां से पेपर में प्रश्न नहीं पूछता है, इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। और यहां तराइन का जो द्वितीय युद्ध था मोहम्मद गौरी के पक्ष में फैसला आता है, मोहम्मद गौरी जीत गया। इस विजय के बाद मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले क्या किया कि यहां पर पहले इस्लामिक सत्ता की स्थापना कर दी। मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर दी। अगर हम देखें ना तो सबसे पहले कई इस्लामिक आक्रमण हुए, जैसे 712 ईस्वी में मीर कासिम ने भी किया था, 1000 में महमूद गजनवी ने किया था। लेकिन इन लोगों की इच्छा क्या थी, इन लोगों की मंशा क्या थी कि हम धन लूट के वापस चले जाएंगे। लेकिन मोहम्मद गौरी की प्रारंभ से ही यही इच्छा थी कि हम भारत में अपनी शासन सत्ता स्थापित करेंगे। इस प्रकार से तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय के बाद ये भारत में अपनी शासन सत्ता स्थापित करता। अब शासन सत्ता स्थापित हो गई तो इसने देखा कि बेगर जो टैक्स है, बिना पैसे की शासन सत्ता चलाना दुष्कर कार्य है। तो इसने देखा कि एक क्षेत्र है दोआब, ये दोआब क्षेत्र है जहां से काफी अच्छी कर की संग्रह होती थी, और ये किसके अधीनस्थ है? तो ये जयचंद के अधीनस्थ था। जयचंद कौन? ये कन्नौज का शासक था। कन्नौज उस समय गहड़वाल वंश की शासन सत्ता थी। कन्नौज पर जो है गहड़वाल वंश की शासन सत्ता थी। गहड़वाल वंश की शासन सत्ता है और ये दोआब क्षेत्र गहड़वाल वंश के अधीनस्थ है। और गहड़वाल वंश पर शासक कौन है? जयचंद। एक मजबूत शासन सत्ता के रूप में ये जाना जाता था। मोहम्मद गौरी ने कहा कि हमें कुछ भी हो जाए इस दोआब क्षेत्र पर अधिकार चाहिए। अपने सेनापति से कहता है कि हमें इस दोआब क्षेत्र पर अधिकार चाहिए, क्योंकि यहाँ से कर की मात्रा अच्छी मिलती है, और जब कर अच्छा मिलेगा तो शासन सत्ता अच्छी चलेगी। सभी लोगों ने कहा कि महाराज क्या ऐसा पागल हो गए आप, एक शक्तिशाली शासक जयचंद
शक्तिशाली साम्राज्य कन्नौज, उस पर आक्रमण करने के लिए आप कह रहे हैं। मोहम्मद गोरी ने कहा कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन हमें इस कन्नौज पर विजय प्राप्त करना है तो करना है। उसकी जिद के आगे सभी लोग तैयार होते, चलिए ठीक है। इस प्रकार से चंदावर के युद्ध की नींव पड़ती है। चंदावर के युद्ध की नींव पड़ गई। चंदावर कहां है? यह कन्नौज और इटावा के बीच में है। चंदावर का युद्ध शुरू हो गया। शुरू क्या हो गया? उधर से मोहम्मद गोरी आ गया। जब इसकी खबर जयचंद को मिलती है कि मोहम्मद गोरी अभी तराइन का युद्ध जीता है, पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, अब हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। जब तक पृथ्वीराज चौहान के ऊपर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, तब तक तो जयचंद प्रसन्न थे, क्योंकि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की जो जमती नहीं थी। तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, जयचंद खुश थे। लेकिन अब मोहम्मद गोरी ने क्या किया कि कन्नौज के ऊपर आक्रमण कर दिया। जयचंद आग बबूला हो जाते हैं और ये आते हैं अपनी सेना के साथ चंदावर के मैदान में। चंदावर के मैदान में दोनों के बीच भीषण संघर्ष चल रहा था। संघर्ष का आखिरी चरण चल रहा था। दुर्भाग्य से उसी समय जयचंद की आंख में एक तीर लगता है। जयचंद घायल होकर अपने हाथी के हौदे पे गिर जाते हैं। यह खबर जब उनकी सेना में पहुंचती है, सेना का मनोबल टूट जाता है। सौभाग्यशाली था मोहम्मद गोरी, दुर्भाग्य से जयचंद की आंख में एक तीर लगा और दुर्भाग्य इसके साथ, जयचंद के साथ यह घायल होता है और इस चंदावर के युद्ध में इसकी पराजय होती है। इस प्रकार से कन्नौज का युद्ध जो है मोहम्मद गोरी जीत जाता है। कन्नौज का युद्ध, या पेपर में इसको पूछता है चंदावर का, दोनों नाम से इसको जानते हैं। कब? 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध विजयी होता है मोहम्मद गोरी। कन्नौज पर विजय के पश्चात मोहम्मद गोरी ने एक चीज देखा कि ये जो गहड़वाल है, गहड़वाल वंश, इनके जो सोने के सिक्के हैं ये बड़े बेहतरीन ढंग के हैं। उसने कहा कि अब हम तो कन्नौज को जीत ही गए हैं। कन्नौज विजय के पश्चात इसने सोचा कि क्यों नहीं इसी ढंग के अपने भी सिक्के ढाले जाए। तो कन्नौज विजय के बाद कई पेपर में प्रश्न पूछा है कि कन्नौज विजय के बाद मोहम्मद गोरी ने कौन से सिक्के चलाए थे? तो इनके सोने के सिक्के के ढंग के ही, गढ़वालों के सोने के सिक्के के ढंग के ही इसने भी सिक्के ढलवाए। इनके सोने के सिक्के कैसे थे? तो इनके सिक्कों पर लक्ष्मी और नंदी की आकृति थी। किनके सिक्कों पर? गहड़वालों के सिक्कों पर। जब मोहम्मद गोरी ने भी अपना सिक्का उसी ढंग का ढलवाने का सोचा, तो उसने भी अपने सिक्कों पर लक्ष्मी और नंदी का चित्र अंकित करवाए। यहां से पेपर में प्रश्न पूछता है कि कौन सा मुस्लिम शासक था जिसके सिक्कों पर लक्ष्मी और नंदी का चित्र अंकित था? तो लक्ष्मी और नंदी का चित्र किसके सिक्कों पर अंकित था? मोहम्मद गोरी के सिक्के पर चित्र अंकित थे। और क्या इसने किया इस सिक्के पर? इसने देवनागरी लिपि में सिक्के पर मोहम्मद बिन साम अंकित करवाया। मोहम्मद गोरी ने अपने जो सोने के सिक्के थे उसमें मोहम्मद बिन साम अंकित करवाया। मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान पंजाब क्षेत्र में था। इसका आखिरी अभियान पंजाब क्षेत्र में था। पंजाब में किसके विरुद्ध था? खक्खर जनजाति। एक खक्खर जनजात थी, उसके विरुद्ध था। खक्खर जनजात ने क्या ऐसा कर दिया कि इसको पुनः वापस आके भारत पर इस खक्खर जनजात को पराजित करना पड़ा। खक्खर जनजात के बीच एक अफवाह फैल गई कि मोहम्मद गोरी मर गया। मोहम्मद गोरी की मृत्यु की सूचना जब इस खक्खर जनजाति पहुंचती है तो इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। और इसकी सूचना जब मोहम्मद गोरी को मिलती है तो मोहम्मद गोरी ने कहा कि ये तो भाई बड़ा खराब चीज है, ये तो खतरनाक स्थिति है। अगर इसी तरह से लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया तो एक बार पुनः हमें संघर्ष के दौर में आना पड़ेगा। तो इसने क्या किया कि पंजाब क्षेत्र में आता है और इस खक्खर जनजाति को पराजित करता है। खक्खर जनजाति को पराजित करने के साथ इसने सोचा कि अगर हम पुनः वापिस चले जाएंगे तो ये पुनः कोई ना कोई पराजित कर देगा। इसने क्या किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रतिनिधि नियुक्त हो गया। तो पंजाब क्षेत्र में जो खक्खर जनजाति को पराजित करने के बाद इसने अपना प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर दिया, जो आगे हम देखते हैं कि एक नए वंश की स्थापना करता है जब मोहम्मद गोरी मर जाता है। अभी हम उसको आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। अब ये वापस जा रहा था गजनी जा रहा था। रास्ते में सिंधु नदी के किनारे
सिंधु नदी का किनारा है और स्थान कौन है, दमयक नामक स्थान पर ये अपना शिविर लगाता है। चलिए भाई रात हो गई है, थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। शिविर लगाता है। शिविर में क्या करता है कि ये संध्याकालीन नमाज पढ़ रहा था। ये कई बार पेपर में प्रश्न पूछा है कि मोहम्मद गोरी जब मारा गया तो किस स्थिति में था, तो संध्याकालीन नमाज पढ़ रहा था। संध्याकालीन नमाज जब पढ़ रहा था तो उसी समय उसके शिविर में अचानक कुछ लोग घुस जाते हैं और 15 मार्च 1206 ईस्वी को 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गोरी की हत्या कर देते हैं। मोहम्मद गोरी मारा गया कब, 15 मार्च 1206 ईस्वी को। एक विजयी जुलूस, जो अभी विजयी जुलूस के रूप में गजनी जा रहा था, अब एक 100 यात्रा के रूप में गजनी ले जाया जाता है और गजनी ले जाके मोहम्मद गोरी को दफना दिया जाता। क्योंकि मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इसके भतीजे को महमूद को जो है राजा बनाया जाता है। अब महमूद राजा बन गया, लेकिन थोड़े ही समय के बाद महमूद की भी मृत्यु हो जाती है और इसने भी कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया था, इसके भी कोई पुत्र नहीं था। इस प्रकार से शासन सत्ता की जिम्मेदारी मोहम्मद गोरी के जो दास थे उनके कंधों पर पड़ती है। जैसे भारत में फिर या दूसरे एरिया में इसके दासों ने एक शासन सत्ता स्थापित की। जैसे भारतीय क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली। ये गुलाम वंश की नींव डालता है, या इसको हम कहते हैं दास वंश भी कहा जाता है, या इसे मामलूक वंश भी कहा जाता है। ये सभी एक ही वंश के नाम है। उसकी स्थापना कौन करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको हम अगली क्लास में पढ़ने का प्रयास करेंगे कि दास वंश से संबंधित क्या पेपर में प्रश्न निकल के आते हैं। हम थोड़ा सा एक चीज देखते हैं कि इसी का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का सेनापति है। मोहम्मद गोरी का सेनापति है। इसने क्या किया कि जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण किया था 1200 से लेके 1206 ईस्वी के बीच, इसने क्या किया, मोहम्मद गोरी आक्रमण किया भारत पर, तो इसने क्या किया, इस दौरान इसने गोरी की सीमा, जो इसने विजित प्रदेश किया था मोहम्मद गोरी, उसकी सीमा से आगे निकलता है। और आगे कहां निकल जाता है, ये बंगाल और बिहार क्षेत्र पर भी आक्रमण कर देता है और बिहार क्षेत्र पर यह कब्जा जमा लेता है और बंगाल क्षेत्र पर भी अपनी शासन सत्ता स्थापित करता है। पेपर में प्रश्न कहां से पूछता है कि इस बिहार क्षेत्र में जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, नालंदा और विक्रमशिला, इन विश्वविद्यालयों को ध्वस्त कर देता है। कौन, बख्तियार खिलजी। कई बार ये पेपर में प्रश्न पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, तो ये बख्तियार खिलजी जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था उसने ध्वस्त किया था। इसने कहा कि आप बहुत लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, ये इसके नजर में ये गलत काम था। इसने कहा सबसे पहले शिक्षा के केंद्र को तोड़ो। ये नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमको दिखने नहीं चाहिए। उस समय क्या था कि ये चर्चित विश्वविद्यालय थे, एक अच्छे विश्वविद्यालय की श्रेणी में इसको माना जाता था। लेकिन बख्तियार खिलजी ने क्या किया कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया। उसके बाद ये बंगाल क्षेत्र में बढ़ता है। उस समय बंगाल क्षेत्र में सेन वंश की शासन सत्ता थी। सेन वंशी लक्ष्मण सेन शासन कर रहा था। ये उसको भी पराजित करता है और इसकी लखनौती पर अधिकार कर लेता है। जो इसकी राजधानी थी लखनौती, उस पर यह अधिकार कर लेता है। एजुकेशन 101% परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।